अच्छा अच्छा, देखो ध्यान से, इसको थोड़ा सा सीरियस होके पढ़ो। हम पढ़ने वाले हैं फोटोन। फोटोन क्या है या फोटोन की प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस काइंड ऑफ मैन, इसने लिखा फोटोन क्या है, कोई 10 गुण लिखिए, ठीक है। तो उसी को हम चर्चा कर रहे हैं कि फोटोन क्या है, व्हाट इज फोटोन एंड इट्स 10 प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। यस सर, 10 प्रॉपर्टीज। बेटा तू इंक डालती है या ऐसे करके छोड़ इंक डालती तो चलना चाहिए ना। ये मसला क्या है, ये हमारी लड़की बड़ी ही कमजोर है। क्या है ये, इसमें से जो बूंद आती है ना, इसमें से तो उसमें उसका हिस्सा कर लेती है ये, उस बूंद का 1/12वां हिस्सा। जैसे एएमयू की डेफिनेशन जानते हो ना, एएमयू की डेफिनेशन आप लोग, कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान का 1/12वां हिस्सा क्या कहलाता है, 1 AMU। ये क्या है, इसे ड्रॉप का हिस्सा कर देते हैं। केमिस्ट्री की बड़ी फैन है ना ये। मैं बोल रहा हूँ फिजिक्स की फैन होता है, ऐसे मोटे हो जाएगी। चलो हमारा टॉपिक है फोटोन क्या है। तो सबसे पहले फोटोन आप लोगों को पता है एनर्जी पैकेट्स है, एनर्जी पैकेट, ठीक है ना। एक पाउच है, पाउच एनर्जी का पाउच, ठीक है ना। इसके अंदर मटेरियल नहीं है, एक एनर्जी है। जैसे आप लोग एनर्जी लेते हो ना, जैसे एक हक दे दे मेरे को एनर्जी मिल जाएगी, करते हो ना आप लोग। कुछ ट्रांसफर थोड़ी होता है। अरे वैसे नहीं, हग हग गले मिलने को इतना मत आते, ठीक है ना। तो ये एनर्जी पैकेट्स है किसका, वो फोटोन पैकेट्स है किसका, एनर्जी। इसके अंदर मटेरियल नहीं है। इसके अंदर होता है क्या, इसके अंदर होता है एनर्जी जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों कंबाइंड होती है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों एनर्जी कंबाइंड होती है। अच्छा, इसका फोटोन नाम दिया सर आइंस्टाइन ने, ठीक है ना, आइंस्टाइन, ठीक है ना। इसका नाम दिया फोटोन, ठीक है। अच्छा, दिखने में कोई खास स्ट्रक्चर नहीं होती इसकी बेटा, इस टाइप से आप लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो फोटोन, ठीक है। बोलो हाँ। तो पहला गुण के बारे में चले पढ़। पहला गुण क्या होता है, वो उधर देख रहे माता सर, अभी लग रही है। पहला गुण होता है ई, अच्छा पहला गुण होता है कि फोटोन एनर्जी है ना, तो इसकी एनर्जी होगी HF। फोटोन की एनर्जी होगी HF। इट मीन्स F तो है इसकी फ्रीक्वेंसी और H है इसका प्लांक कांस्टेंट। अच्छा, पता है प्लांक क्यों घुसा इसके बीच में, प्लांक क्यों घुसा, क्योंकि प्लांक ने कहा था क्वांटम मॉडल हाँ आइंस्टाइन ने फोटोन कहा था एनर्जी के पैकेट्स हैं। किसने कहा था, प्लांक का तो आना ही नाम इसमें। एनर्जी उसी ने दी है, H=HF। अच्छा, दूसरा देखो, पहला अभी विशेषता, दूसरी देखो, फोटोन है वो चार्ज लेस होता है, चार्ज लेस होता है, कोई चार्ज नहीं होता। फोटोन उदासीन होता है। फोटोन क्या होता है, चार्ज लेस मीन्स उदासीन होता है। कैसा होता है, उदासीन, कोई चार्ज नहीं है। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से अनअफेक्टेड होगा, ठीक है ना। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, फोटोन निकल रहा है तो सीधा ही निकल जाएगा। सख्त लौंडा फोटोन, अट्रैक्शन नहीं है, वो गर्ल्स वर्ल्स से अट्रैक्ट नहीं होता, सख्त है वो, इधर कितनी खड़ी हो नहीं, सीधा निकल जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी लगा है भाई, अबे उदासीन है, क्या है, अफेक्टेड नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लगा चाहे, अगर माइनस का होता फोटो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, उसको अट्रैक्ट कर लेती है। प्लस का होता तो भी उसको दूसरी साइड में भेज देती। लेने के बाद देखिए पॉजिटिव नेगेटिव होता तो क्या करती, अफेक्टेड होता होगा। तीसरी विशेषता है इसकी कि फोटोन का रेस्ट मास, रेस्ट मतलब तो फोटोन रुका हुआ हो तो 0 होता है। फोटोन पहले बात तो रुका हुआ होता ही नहीं है ना, एक कॉन्सेप्ट है। फोटोन का रेस्ट मास कितना होता है, लेकिन गतिशील फोटोन का रेस्ट मास, ऐसा सर आइंस्टाइन ने बताया है
कि गतिशील फोटोन का मास होता है m इज इक्वल टू m नॉट रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर। क्या होता है गतिशील, मैं मोशन लिख रहा हूँ, मोशन ऑफ फोटोन, जब फोटोन मोशन में होगा तो m इज इक्वल होगा m नॉट बाई रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर। v क्या है फोटोन का वेलोसिटी, जो फोटोन चल रहा है, और c क्या है कांस्टेंट लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर m नॉट है रेस्ट मास। ठीक है, अच्छा अब हम प्रूव करेंगे कि रेस्ट मास जीरो कैसे होता है। ठीक है, इसी में देखो थर्ड प्रॉपर्टी में हाउ टू प्रूव दैट द रेस्ट मास ऑफ फोटोन विल बी जीरो। देखो कैसे सिद्ध करेंगे हम लोग कि m नॉट कितना होता है जीरो। हाशिया इसको प्रूव करना चाहते हैं हम लोग। ठीक है, कर लो, इक्वेशन और डालो। तो सर इसमें m नॉट जीरो रहेगा तो पूरे का मान जीरो आएगा ना। रेस्ट में होगा तो हम तो गतिशील ले रहे हैं ना, सिचुएशन है, कंडीशन है, गतिशील है ना, वेलोसिटी दी है तब है ये फॉर्मूला, तब है गतिशील है तब वेग होगा इसका। और m नॉट कितना अभी तक डिफाइंड नहीं, अभी तक डिफाइंड जीरो होता है ना, डिफाइंड नहीं है। डिफाइंड तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि पार्टिकल नहीं है। पार्टिकल होता तो मास होता कुछ इसका। ठीक है, लेकिन हम मानते हैं कि इसका मास ये होता है और रेस्ट मास जीरो। रेस्ट मास जीरो क्या होता है, एक वैसे सोचो ऊपर से देखो, सोचो, क्योंकि फोटोन है ना, मटेरियल तो है नहीं है, पदार्थ तो है नहीं है। अब पदार्थ होगा तो ही तो उसका मास होगा, पदार्थ होगा तभी तो। अब फिर सर ये मास कहाँ से आ गया, फिर चलता है तो फिर कहाँ से पदार्थ आ गए? सवाल है, तुम करना चाहो तो कर सकते हो, करो मेरे से, करो सवाल। भाई चल रहा है तो क्या होना चाहिए, मास। चल रहा है तो मास है इसका, रुक रहा है तो मास है जीरो। इसको सर आइंस्टाइन ने क्या बोला कि कोई पार्टिकल चलता है ना, पार्टिकल चले चाहे कुछ भी चले, पार्टिकल हो चाहे नहीं हो, कुछ भी हो, अगर वो चलेगा ना तो जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है ना, कौन सी गतिज ऊर्जा, चल रहा है तो गतिज ऊर्जा, कोई और भी ऊर्जा उसके पास है, अगर कोई ऊर्जा भी चल रही है तो वो भी एक चलता फिरता मास है, ऊर्जा भी। कितना मास होगा फिर वो होगा डेल m इज इक्वल टू E अपॉन सी स्क्वायर। ई अपॉन, अब उसकी ई देख लो कितनी है, गतिज ऊर्जा है फोटोन की। अगर फोटोन गतिज ऊर्जा सब हो जाए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कितनी है 10 बटे सी स्क्वायर कर लो, सी होता है 3 × 10⁸, तो कुछ ना कुछ मास उसका निकल के, लेकिन गति कर रहा है तब। सर आइंस्टीन की थ्योरी है E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। वो ऐसे बोलते हैं कि कोई भी गतिशील पार्टिकल हो चाहे कुछ भी हो, गतिशील हो, तो जो उसकी ऊर्जा है ना वो फॉर्म ऑफ मास है, फॉर्म ऑफ मास का प्रकार है, वो ऐसे समझो, मास का प्रकार, मास कन्वर्टेड एनर्जी, एनर्जी कन्वर्टेड मास, मास ही एनर्जी, एनर्जी मास है, मास ही। और हम 10वीं 12वीं तक क्या पढ़ते हैं, मास क्या होता है, क्या मटेरियल जिससे वो बना हुआ है वही तो होता है मास। लेकिन सर इसकी कहानी बदल दी, मास वो होता है एनर्जी, जितनी एनर्जी उसके बाद वो उतना ही मास है। एनर्जी है ज्यादा मतलब वो मास ज्यादा है उसका, एनर्जी मास है। अब गतिशील फोटोन की काइनेटिक एनर्जी है ना, तो काइनेटिक एनर्जी है, इट मींस उसका मास भी है। वो जो एनर्जी है वही तो मास है, एनर्जी है वही तो मास है। तरीका क्या है, उस एनर्जी में सी स्क्वायर का भाग दे दो, एनर्जी में सी स्क्वायर। इक्वेशन यही दी थी उन्होंने, ई बराबर mc स्क्वायर, इक्वेशन नहीं दी थी उन्होंने। E इज इक्वल टू mc स्क्वायर नहीं कहा था, डेल कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये नहीं कहा था उन्होंने, ये कहा था कि मास किसी भी पार्टिकल का होता है E बटे, ये है एग्जैक्ट वर्ड उनके, कि किसी पार्टिकल का मास उसकी एनर्जी है। मेरी एनर्जी ज्यादा है, मेरा मास ज्यादा है, इसकी एनर्जी कम, उसका मास। जिसके पास एनर्जी नहीं है उसके पास मास भी नहीं है, मास है नहीं। अब बताओ कैसे, मेरे पास एनर्जी, कोई पार्टिकल उसके पास एनर्जी नहीं हो, ऐसा इम्पॉसिबल है। कोई सोचो, कोई भी पार्टिकल जिसके पास मास एनर्जी नहीं है, सोचो। मैं हूं, मेरे पास गतिज ऊर्जा, अगर मैं चल रहा हूं गतिज ऊर्जा है, मेरी बॉडी काम कर रही है, हीट है थोड़ी बहुत, है ना। मेरी बॉडी के हर एक पार्टिकल क्या चिपके हुए पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी तो हुई ना। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, किसी भी पार्टिकल्स को बांधे रखना। मेरी बॉडी के गोश्त के लोथड़े, गोश्त के सेल्स, गोश्त मतलब सेल्स
बॉन्ड्स, सारी चीज बंधी हुई तो है। Yes, sir. ऐसा थोड़ी है कि WBC इधर घूम रही है, RBC मेरी बाहर घूम रही है, ऐसा थोड़ी है हड्डी मेरी कहीं दुनिया में, और ऐसा थोड़ी, सब कंसिस्ट है, सब मतलब बाइंडेड है। तो बाइंडेड रखने के लिए बाइंडिंग एनर्जी चाहिए, इसमें पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। तो पोटेंशियल एनर्जी है ना, तो ही मेरा मास है। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप MSc BSc में पढ़ोगे चीजें। तो इसको हम प्रूव कर लेते हैं कि रेस्ट मास 0 कैसे होता है। तो देखो m इज इक्वल टू क्या है, m0 रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर बटे c। अब इधर देखो, यदि फोटोन है, क्या बेटा, अब फोटोन ऊर्जा ही तो है, वो लाइट ही तो है, तो फोटोन की वेलोसिटी कितनी होगी, राइट की स्पीड, ठीक है ना। यहाँ हम मान लेते हैं कि m v इक्वल टू कितना है, v इक्वल टू कितना है, c। जो फोटोन चल रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी है, c के बराबर ही है, ठीक है क्या। यस सर। बोलो, इसको देखो यहाँ पर रखूंगा तो m इज इक्वल टू m0, पहले इसको गुणा कर लो इधर, m इंटू 1 माइनस v स्क्वायर बटे c स्क्वायर इक्वल टू m0। अरे c रखूंगा, v इज इक्वल टू c, अरे c रखूंगा के बढ़ेगा m इंटू रूट ऑफ 1 माइनस 1 क्यों, क्योंकि c स्क्वायर बटे c स्क्वायर कितना हुआ 1, इसलिए 1 इज इक्वल टू m0। अब 1 में से 1 गया तो 0, तो 0 रूट 0 इज इक्वल टू m0, और इसको 0 करेंगे तो m0 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। हेलो भाई, नेक्स्ट पास कितना होता है, इस हिसाब से फोटोन का मास भी 0 होता है। किसका, फोटोन का मास भी 0 होता है। किस हिसाब से, रेस्ट मास और ये दोनों बराबर थे, रेस्ट मास और ये सामने वाला मास। और सर गतिशील में क्या रहेगा इसका मास, गतिशील में भी गतिशील में ये होगा, लेकिन ये v और c जब अलग अलग है तो, हाँ, v से अलग अलग है तब। ठीक है ना। बोलो कितनी प्रॉपर्टी हो गई, आप लोग इसको छापना चाहो तो जल्दी से 1 मिनट में छाप लो इधर वाले को। तो कैसे रेस्ट मास 0 लिख रहा है इसमें, ये पूरा है कितनी होगी प्रॉपर्टी, 3। चौथी देखो इसकी, कौन सी खासिया, कौन सी खासिया, कौन सी प्रॉपर्टी, फोर्थ। तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है उसको देख लो। फोर्थ ये है इसकी कि जब फोटोन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है ना, तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है, आवृत्ति बहुत अच्छा टॉपिक है। कौन सा, 5वां। चौथा, जब फोटोन एक माध्यम से निकल के दूसरे माध्यम में जा रहा है, ठीक है, तो उसकी क्या नहीं बदलेगी, आवृत्ति नहीं बदलेगी, नहीं बदलती है, नहीं बदलती है। ये इसकी बहुत अच्छी बात है कि आवृत्ति नहीं बदलेगी। क्या नहीं बदलेगी, आवृत्ति क्या होती है जानते हो, 1 सेकंड में चक्कर होती है, 1 सेकंड में जितने चक्कर लगा रहा है ना उतने चक्कर लगाता रहेगा, ठीक है ना। अब कैसे कैसे सपोज ऐसे देखो, ऐसे अगर चल रहा है तो ये 1 चक्कर है, ये 2 चक्कर है, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी होती है। तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तब, ठीक है, याद रखनी चीजें। अच्छा, और आप कल ये सोच के आओगे कि सर फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं बदल रही, ठीक है, तो मैं दे रहा हूँ ये कि आप सोच के आओगे सर फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं बदल रही, कारण क्या है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है तो क्या नहीं बदल रही, फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं बदल रही, सोच के आना है, ठीक है, फिर हम बताएंगे क्यों नहीं बदल रही, ठीक है। फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती लेकिन इसकी तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, क्या बदल जाती है, तरंग दैर्ध्य बदल जाती है। रीजन क्या है, देखो तरंग दैर्ध्य बदलने का रीजन क्या है कि इधर देखो, तरंग दैर्ध्य जानते हो ना आप लोग, ये लेंथ, ठीक है, ये लेंथ है इसकी तरंग दैर्ध्य, ये वाली, ये बदल जाती है। रीजन क्या है, सुनो तो ध्यान सुनो, रीजन क्या है कि तरंग दैर्ध्य बदलने का कारण क्या है कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है फोटोन, तो क्या होता है, कई बार फोटोन का कलर चेंज हो जाता है। इट मीन्स समझो जैसे हमारे पास कोई कांच है, ठीक है ना, इस टाइप का कांच है, अगर उसमें सफेद प्रकाश दूंगा ना मैं तो उधर से लाल प्रकाश निकलेगा, इस टाइप का कोई कांच है, ठीक है, बात सुन रहे हो, ऐसा होता नहीं है कि बहुत सारे दारू की बोतल लाल पीली होती है ना, होती है ना, मैं पीता नहीं हूँ, मैं बता रहा हूँ। उस कांच को रखो, इधर सफेद प्रकाश डालो उसके ऊपर, उधर से रेड है तो रेड कांच निकल जाए, रेड लाइट हो जाएगी, होगी नहीं होगी,
तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गए तो क्या बदल गया? कलर। कलर बदल गया, बोलो ना, कलर। कलर बदल गया। क्या बदल गया बहन जी? बदलता है ना इसे, प्रकाश तो वही है ना, कलर बदल गया। इट मींस क्या हुआ कि कलर बदलने से उसकी तरंगदैर्घ्य बदल गई। रीजन मैं समझा रहा हूँ, देखो आपको पता है ना, VIBG यही है ना, इसकी लैम्डा सबसे ज्यादा होती है, इसकी सबसे कम, इसकी थोड़ी ज्यादा, इसकी थोड़ी ज्यादा, ऐसे होती है। तो लैम्डा बदलने का मतलब है कलर बदलना, क्योंकि कलर का मान किस पे डिपेंड करता है? तरंगदैर्घ्य पे। किसी की तरंगदैर्घ्य ज्यादा तो रेड कलर है, रेड से थोड़ी सी कम तो वो ऑरेंज है, और तरंगदैर्घ्य कम। जैसे जैसे तरंगदैर्घ्य बदलता होता है वैसे वैसे इसके कलर से, कलर किस पे डिपेंड करता है? यहाँ पे छापना है, किस पे डिपेंड करता है? पक्का याद रखोगे ना? यस सर। अब देखो मैं एक छोटी चीज समझा देता हूँ आपको। अच्छा तुम ये खुद ही याद कर, सोच के आना ना इसको, मैं चाहूँ आप लोग खुद दिमाग अपना खोलो इसका क्या कारण है। लेकिन तरंगदैर्घ्य बदल जाएगी और कलर के बदलने की वजह से तरंगदैर्घ्य बदल जाएगी। कितने कितनी हो गई? 4। पांचवा देखो, पांचवा क्या है कि जब कोई फोटोन, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भेजे में डालोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। अगर वो मान लो भाई, सुन लो पहले, मैं इधर का बैठा दूं क्या? ये बैठा दूं क्या? समझाने के लिए। अब देखो, अगर कोई ट्रेन है, क्या है, और ट्रेन चल रही है और ट्रेन के ऊपर बंदर बैठा है, क्या बैठा है? बंदर। अब ये बंदर क्या करेगा? देखो कैसे करेगा। जैसे मेरे पास ये ट्रैक है, ठीक है ना, इसके ऊपर एक ट्रेन है और ये ट्रेन चल रही है, चल रही है, और ये प्लेटफॉर्म पे आदमी खड़ा है कोई। अब बंदर ट्रेन के ऊपर, एक कंडीशन ऐसी है, इसकी वेलोसिटी देख लो, ट्रेन की वेलोसिटी वीटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और ये भाषा शुरुआत में वेलोसिटी ऑफ बंदर 0, यहाँ पर किसके रेस्पेक्ट में? ट्रेन के रेस्पेक्ट में। ट्रेन के ऊपर बंदर बैठा है, अभी नहीं भाग रहा, हम यहाँ पे प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं इसको, तो बंदर की स्पीड कितनी नजर आएगी? 10 मीटर पर सेकंड। ट्रेन चल रही है उतनी बंदर चले। क्लियर है क्या? अभी वेलोसिटी थी बंदर की 10, बोलो। अब क्या कर रहा हूं मैं? यही हूं, ये बंदर खुद भागने लग गया 5 मीटर पर सेकंड से इस ट्रेन के ऊपर। तो अब हम बंदर को देखेंगे तो क्या हुआ? 15 तो 10 तो ट्रेन चल रही है, 5 ऊपर चलता है, ओवरऑल बढ़ता ही नजर आएगा। अब वेलोसिटी ऑफ बंदर, मनीषा बंदर कितनी हो गई? बंदर। वैसे बंदर है क्यों? बंदर तो मैं इधर इधर देख लिया था इसलिए बोला। वेलोसिटी ऑफ बंदर कितना है? 15। कितना है? 15। अच्छा, अब बंदर के, मनीषा बंदर के जाने क्या जची? वो उल्टा चलने लग गया, उल्टा 2 मीटर पर सेकंड से उल्टा चलने लग गया। अब पता है हमें उसकी वेलोसिटी नजर आएगी, वेलोसिटी ऑफ बंदर 8 मीटर पर सेकंड। देखो मैं यहाँ पर हूँ, मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल दिए, फ्रेम ऑफ इट मींस। अच्छा एक और देख लो, एक और देख लो, आदमी ट्रेन के अंदर ही, अब ट्रेन के, तो जब बंदर रुका हुआ है तो वेलोसिटी बंदर कितनी दिखेगी? 0। और जब ट्रेन के अंदर ये बंदर 5 की स्पीड से चल रहा है तो उसको 5 ही दिखेगी अंदर वाले को, और बंदर इधर चल रहा है तो 2 ही दिखेगी, उधर से इधर चल रहा है तो 2, लेकिन -2 दिखेगी, 0 5, क्योंकि वो भी चल रहा है उसके साथ है ना। वो इसको प्लस मानेगा, इसको माइनस मानेगा। अब सुनो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलने की वजह से वेलोसिटी चेंज हो रही है। कैसे? आदमी अंदर जाके, ट्रेन के अंदर जाके देख रहा है तो उसकी वेलोसिटी अलग अलग नजर आ रही है, बाहर से देख रहा है तो देखो अलग अलग। इट मींस क्या हो रहा है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलने की वजह से, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जानते हो जहां से हम देख रहे हैं, वो एक सिस्टम क्या है जहां पर हम खड़े हैं उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान रहे हैं, निर्देशांक तंत्र, ठीक है। अरे भाई साजिद बदल रहा है ना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? जैसे हम देख रहे हैं, जिस जगह पे हम खड़े हैं, हेलो बहन जी, हाँ, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलने की वजह से वेलोसिटी बदल गई। लेकिन फोटोन के साथ अजीबोगरीब बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर की बात है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलने से
फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलने से वेलोसिटी ऑफ फोटोन v या c कहो, जो भी आप कह रहे हो, वो चेंज नहीं होता है। कितनी खूबसूरत बात है। आप ट्रेन में चढ़ के देखोगे तो भी फोटोन वही नजर से आएगा। हाँ। आपकी ट्रेन 0 स्पीड से खड़ी है, आप फोटोन देख रहे हो, बाहर कोई फोटोन जा रहा देख रहे हो, वही स्पीड है। ट्रेन में चल रहे हो तब भी फोटोन की वही स्पीड है। आप लोग चल रहे हो, ट्रेन से इधर चल रहे हो तब भी फोटोन की स्पीड वही नजर आ रही है। ट्रेन से इधर चल रहे हो तब भी फोटोन की स्पीड वही। मतलब फोटोन की स्पीड पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसकी वेलोसिटी फिक्स है, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर फिक्स है। ठीक है ना। तो हाँ, कोई फिल्म प्रकाश के वेग से चल रही है तो क्या तब पास में दिखे। हाँ, कितनी स्पीड नहीं, कितनी स्पीड से चलो, उसकी वेलोसिटी में कोई इफेक्ट, वो तो उतनी ही स्पीड से चलेगा। कितनी 3 × 10⁻⁸। ठीक है क्या, ये ध्यान रखना, ये अच्छी बात है। फोटो की बहुत सारी अच्छी बात है। और देखो, और देखो, अगर कोई भी फोटोन काला पीला मोटा गोरा, काला पीला फोटोन क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि कई फोटोन ऐसे होते हैं जिनके लैम्डा अलग है, उसका कलर अलग। काला फोटोन हाँ, पीला फोटोन हाँ, नीला फोटोन हाँ, येलो फोटोन क्यों, क्योंकि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य अलग तो फोटोन का कलर अलग। लेकिन खास बात यह है कि फोटोन की स्पीड सारे काले गोरे पतले मोटे लंबे चौड़े कैसे भी फोटोन वेलोसिटी, अगर ये फोटोन होता तो इसकी स्पीड वही होती, मैं फोटोन होता तो मेरी स्पीड वही होती। गोरे काले पे जाएगा तो ये अगर थोड़ी काली है गोरी है तो इसकी स्पीड वही रहती जो इसकी। ये नीला ही हरा होता तो इनकी स्पीड वही होती। समझ रहे मेरी बात। पीला हरा तरंग दैर्ध्य सरू मीठे का पूछना मीठा फोटोन होता कौन सा मीठा फोटोन कौन सा आने लग गया भाई। सारा मीठा फोटोन होते क्या, तेरे को मीठा बोलते क्या लोग, तेरे को बोलते मीठा बोलते ये मीठा है। किस किस ने देखा इसको खाते हुए, खा के देखा इसको यार, बेकार है। अच्छा ठीक है, कितनी विशेषता हो गई, छठी विशेषता देखो, छठी विशेषता देखो। अगर हम देखो, अगर हम फोटोन्स की तीव्रता बढ़ा दें, क्या बढ़ा दें, तो क्या बढ़ेगा, आने वाले फोटोन्स की तीव्रता बढ़ा दी, क्या बढ़ेगा, तीव्रता बढ़ाने पर क्या बढ़ेगा, नंबर ऑफ फोटोन्स क्या होगा, अभी तो बढ़ा है, तीव्रता बढ़ने पर क्या बढ़ेगा, तीव्रता बढ़ाने पर क्या होगा, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेगी। क्लियर है क्या। और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर, फ्रीक्वेंसी में ऊर्जा बढ़ेगी। हाँ, तो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी किसकी, फोटोन। ठीक है, कितनी विशेषता हो गई, 6। अब 7 विशेषता सुनो। हाँ, फोटोन तथा द्रव कणों जब टक्कर होती है तो संवेग तथा कुल ऊर्जा संरक्षित। अभी से देखो इसको सुनो। फोटोन किसी पार्टिकल से टकराया, हेलो, फोटोन किसी पार्टिकल से टकराया तो जितना उसका संवेग है दोनों का, देखो कैसे संवेग और संवेग, जैसे कोई पार्टिकल है, ये फोटोन आया और फोटोन से टकरा गया, ठीक है ना। तो टकराने से पहले का संवेग, अभी यहाँ पर है, अभी ये इलेक्ट्रॉन है, टकराने से पहले का संवेग पी इनिशियल और टकराने के बाद का संवेग पी फाइनल, दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। खुद के मन से बोल रही है सर, बराबर कैसे होते हैं। देखो सुनो, अब बराबर कैसे तो सुनो ध्यान से, इधर देखो, फोटोन ये है टक्कर से पहले, बिफोर कॉलिजन, ये है आफ्टर कॉलिजन, BCAC, बिफोर कॉलिजन, आफ्टर। ये पार्टिकल जो रुका हुआ है तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0। और ये फोटोन है जो चल रहा है, वेलोसिटी इसके पास, और इसका मास है m, इसका m1, इसका मास है m2, कितना है m2। तो इसका संवेग देखो, इसका संवेग हो जाएगा m1v और इसका संवेग हो जाएगा 0। ये कौन सा संवेग है, कौन सा संवेग है, इनिशियल संवेग, mv तो 10, टोटल संवेग कितना होगा इसका, m1v। अब वही दोनों कॉलिजन हो गई, कॉलिजन होने के बाद क्या होगा, कॉलिजन होगा तो क्या होगा, ये इधर चला गया सपोज दैट, और ये इधर चला गया। इसका मास कितना m1, अब इसकी वेलोसिटी क्या होगी
माइनस के वी, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी होगी, इसका मास है m2 माइनस और इसकी वेलोसिटी होगी प्लस के v2, कितनी होगी प्लस के v2। तो ये फाइनल कितना आएगा m1 v माइनस m2 v2, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा प्लस, ठीक है। तो पी जितना था उतना ही क्या होगा pf समय क्या था? mv, mv संवेग होता है अमाउंट ऑफ मोशन। अमाउंट ऑफ मोशन का मतलब समझो कि कोई वस्तु, संवेग समझाओ, संवेग क्या है? कोई वस्तु चल रही है ना तो उसकी वेलोसिटी होगी, लेकिन उसकी वेलोसिटी अच्छी तरह डिफाइन नहीं करेगी उसकी गति को, उसका मास भी अफेक्ट करता है। जैसे सुनो, जैसे कोई वस्तु है जिसका, इस वस्तु का मास है m1, ये जा रही है, ये m1 मतलब 1 kg की है, और ये जा रही है सपोज दैट v1 स्पीड से, v1 है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और दूसरी वस्तु है m2 जिसका वेग है 10 kg और इसकी वेलोसिटी वो है 10 मीटर पर सेकंड। बताओ यहाँ पर रोकने के लिए किसमें ज्यादा बल लगाना पड़ेगा? सर 10 नीचे वाले को, नीचे वाले को। ये साइकिल जा रही है, ये मोटरसाइकिल जा रही है, दोनों की स्पीड सेम है। लोग आपको रोकने के लिए किस पर ज्यादा बल लगाना पड़ेगा? क्यों? मास है, मास ज्यादा। तो वेलोसिटी सेम चीज है। तो वेलोसिटी से हमने स्पीड को अच्छी तरह डिफाइन नहीं कर पाए, है ना, पूरी जानकारी नहीं मिली हमको, क्योंकि इसमें मास का फैक्टर भी था, है नहीं है? बोलो बोलो क्या? इसका मास ज्यादा, उसकी एनर्जी, उसको रोकने के लिए ज्यादा पावर चाहिए हमें। इट मींस एम और वी दोनों ही क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें मोशन के अंदर। इसको बोलते हैं संवेग। तो संवेग से पूरी कहानी समझ में आ जाती है, ठीक है ना। तो ये होता है कि टक्कर से पहले संवेग और टक्कर के बाद संवेग इक्वल रहता है, ठीक है क्या? मतलब संवेग संरक्षण के नियम का पालन करता है और ऊर्जा संरक्षण के नियम का भी पालन करता है। कैसे? जैसे ये फोटोन आया, ये कोई पार्टिकल है, ये फोटोन आया 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेके, यहाँ पर ये रुका हुआ है, सपोज इसकी एनर्जी 0 है। टक्कर होगी तो सपोज फोटोन इधर चल जाए और वो पार्टिकल इधर चल जाए, तो अब भी इनकी जो टोटल एनर्जी वो कितनी रहेगी? दोनों की। पहले भी दोनों कितनी थी? 10। टक्कर के बाद भी एनर्जी कितनी रहेगी? दोनों की मिला के सिस्टम की, ठीक है। दोनों को मिला के 10 या अलग अलग? नहीं, दोनों मिला के 10 सिस्टम की। यहाँ पे दोनों की 10 और यहाँ पर भी दोनों की 10 ही रहेगी। तो कितना हो गया? एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करता है और मोमेंटम मतलब संवेग संरक्षण को भी के नियम को भी फॉलो करता है। कितनी विशेषता होगी? 7। 8 देखो, 8 विशेषता। फोटोन देखो, फोटोन का अगर मैं फोटोन को कण माना है ना, क्या माना है? कण। तो फिर इसकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी? ऊर्जा हो जाएगी E=mc²। अभी कब है वेग इसका? तभी मास कब है? जब चल रहा है। तो ये फोटोन की ऊर्जा हो गई E बराबर mc²। क्लियर है? अच्छा, फोटोन का संवेग निकालो, P संवेग कितना आता है? v। अच्छा, और एक चीज और देखो, फोटोन का मास अगर मैं निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा? यहाँ से, तो यहाँ से मास निकालना चाहूँ तो m = E/c²। अगर मैं यहाँ से निकालू और मैं नीचे वाले संबंध से निकालू तो देखो क्या आएगा? इसी को देखो वापस थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं हम लोग। E बराबर क्या होता है? HF। E बराबर क्या होता है? E बराबर HF। तो E = H तो H रहेगा, C की वैल्यू, F की वैल्यू क्या होती है? C/λ। तो यहाँ पे बताओ मास निकल सकता है क्या? मास से निकाल सकता है क्या? निकाल दो ना। E की वैल्यू एक तो होती है HF, E की वैल्यू HF और F की वैल्यू क्या रखी मैंने? C/λ। तो HC/λ बन गया। और E की वैल्यू क्या होती है? mc²। यहाँ पे लिख दो, E की वैल्यू क्या होती है? mc² = HC/, एक C से C मिल जाएगा।
अब हमें एफ निकालना तो सी नीचे चल जाएगा। यहाँ पर क्या बता रहा है एम सी इधर एच अपॉन लैम्डा, तो एम इज इक्वल टू क्या हुआ सी लैम्डा। ये रहा एक मास। सर सी क्या है? सी लाइट का वेलोसिटी, लाइट की वेलोसिटी क्या है लैम्डा। तरंग दैर्ध्य एच का, इससे भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं, मास ऑफ फोटोन। ठीक है क्या? बोलो पक्का। और समय की बात करें तो समय क्या होता है? समय क्या होता है? एम सी एम वी एम वी। तो देखो ऐसे देखो समय को देखो दूसरे तरीके से, फोटोन का समय, फोटोन का देखो P बराबर क्या होता है एम वी। वी की जगह क्या लिख दूं मैं? सी वेलोसिटी था ये सी। सी तो सी की वैल्यू देखो यहाँ पे, यहाँ से रख लो, यहाँ से सी की वैल्यू भाई एफ इज इक्वल टू क्या होता है सी अपॉन लैम्डा। तो सी बराबर क्या हो गया लैम्डा लैम्डा है, यहाँ पर रखो तो पी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा एम और सी की वैल्यू एफ लैम्डा। बोलो तो समय ये भी हो सकता है। अच्छा और देखो यहाँ से देखो P बराबर क्या है एम सी है ना, एम की वैल्यू निकाली ना, ये रख के देखो एक बार ये वाली तो P बराबर क्या हो जाएगा एम की वैल्यू क्या है एच अपॉन सी लैम्डा। एच अपॉन सी लैम्डा। तरफ यहाँ पर एम की वैल्यू एच अपॉन सी लैम्डा बटे सी, सी से तो P बराबर क्या हुआ एच अपॉन, ये तो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है इसको याद भी रखना, P बराबर एच अपॉन लैम्डा। ये डी ब्रोगली ने दी थी, P बराबर एच अपॉन लैम्डा। ठीक है बोलो ये चीज भी है क्लियर है? नोट्स में है क्या? हाँ है ना। और कुछ अरे ठीक है क्या? ये फोटोन के बारे में विशेषता होगी, ठीक है क्या? बोलो अच्छा बंद करो इसको और देखो आज सर पूरी बंद कर दो यार। भाई छुट्टी है इसके बाद तो इस बार छुट्टी है।